नमस्कार, वन्नकम, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है फिर से आपके अपने ही चैनल मैग्नेट ब्रेन्स में। मेरा नाम है सत्यम शर्मा और हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th की फिजिक्स का चैप्टर तो नहीं बोलूंगा, टॉपिक बोलूंगा कोलिजन। कोलिजन में हमने लास्ट लेक्चर को स्टार्ट ही किया था, ऑब्लिक कोलिजन पढ़ा था। ऑब्लिक कोलिजन का एक 2 पार्ट बनाने पड़ रहे हैं मुझे, क्योंकि लास्ट लेक्चर काफी लंबा हो चुका था। उसमें हमने ऑब्लिक कोलिजन समझा, उसके कंसेप्ट समझे, न्यूमेरिकल्स को कैसे सॉल्व करते हैं उसकी अप्रोच को समझा और कुछ न्यूमेरिकल्स भी हमने देखे, है ना। आज के लेक्चर में हम ऑब्लिक कोलिजन को आगे बढ़ा रहे हैं और कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को हमारे एक और न्यूमेरिकल से। ये न्यूमेरिकल का कंसेप्ट मैं आपको पहले बता चुका हूं, आज ये न्यूमेरिकल आपकी आंखों के सामने आ गया है। देखते हैं कि आपसे वो कंसेप्ट लग पाता है इस क्वेश्चन में या नहीं। अ स्मूथ बॉल ऑफ मास m स्ट्राइक्स एन इनइलास्टिक स्मूथ फ्लोर विद अ वेलोसिटी u। अच्छा, इनइलास्टिक स्मूथ फ्लोर का मतलब क्या है? कुछ वैल्यू है e, ठीक है ना। ओके, with a velocity u at an angle with the normal to the floor। अच्छा, if the coefficient of restitution is e, determine the rebound velocity। आ जाओ भाई, जो वो बोल रहा है बस वही करेंगे, ज़्यादा दिमाग हम अपना नहीं लगाएंगे क्योंकि वैसे ही हमारे पास कम है। अगर ख़त्म हो गया तो फिर क्या करेंगे भैया, कहाँ से लाएंगे फिर नया दिमाग। चलिए आइए, यह है हमारा फ्लोर, थोड़ा नीचे बनाता हूँ। यह है हमारा फ्लोर। ओहो, चलिए अब मैं बनाने जा रहा हूं बॉल। बॉल को फेंका गया है भाई u वेलोसिटी से, है ना, एट एन एंगल। ये है u वेलोसिटी से एट एन एंगल। एंगल किसके साथ है भाई? नॉर्मल के साथ है ना। ये एंगल है थीटा मान लीजिए। ओके, हाँ सर। स्ट्राइक्स एन इनइलास्टिक स्मूथ फ्लोर विद द वेलोसिटी u एट एन एंगल विद द नॉर्मल टू द फ्लोर। इफ द कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज e, डिटरमाइन द रिबाउंड वेलोसिटी। ठीक है, ये आया यहाँ से टकराया, ये बॉल ऐसे टकराई और टकराने के बाद कहाँ चली गई? इस डायरेक्शन में चली गई। ठीक है, पक्का ऐसे आई और रिबाउंड करके इस डायरेक्शन में चली गई। ओके, वेरी गुड। आइए देखिए, अगर आप समझें ध्यान से तो ये एंगल भी थीटा होगा और ये एंगल कितना होगा? मान लीजिए एंगल फाई होगा। ठीक है ना, ये एंगल थीटा होगा, वो एंगल फाई होगा। हम जानते हैं कि इस u के 2 कंपोनेंट बनेंगे, एक बनेगा u साइन थीटा और एक बनेगा u कॉस थीटा। हमने ऐसा क्यों किया भाई? जब फ्लोर से बॉल टकराएगी तो यहां पर होगा क्या? एक कॉमन पॉइंट जिस पर हम बना सकते हैं एक कॉमन नॉर्मल, और यही हमारा क्या बनेगा? लाइन ऑफ इम्पैक्ट बनेगा। आपको पता है कि हमको जो भी काम करने होते हैं, जो भी मोमेंटम का चेंज निकालना होता है, वो हम लाइन ऑफ इम्पैक्ट पर ही निकालते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि आप देख रहे हो जब ये बॉल ऐसे टकराएगी तो इस बॉल पर x डायरेक्शन में तो कोई फोर्स नहीं है, सिर्फ लाइन ऑफ इम्पैक्ट में ही चेंज होगा। मोमेंटम का जो एक्सचेंज होगा वो लाइन ऑफ इम्पैक्ट पर ही होने वाला है, x डायरेक्शन में कोई भी बात हम नहीं करेंगे। तो मान लीजिए जब आपकी बॉल यहाँ आएगी तो इस बॉल के पास अभी भी x डायरेक्शन में क्या होगा? वेलोसिटी होगी u साइन थीटा। होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी सर। और y डायरेक्शन में कितना फोर्स, y डायरेक्शन में कितनी वेलोसिटी होगी? तो हमने मान लिया y डायरेक्शन में vy वेलोसिटी होगी। ठीक है, हमने ऐसा कुछ किया था क्या? याद करो। हाँ सर, हमने पढ़ा है। हम जानते हैं कि जो vy वेलोसिटी आएगी वो एक्चुअल में e ऑफ uy होगी। याद करो, जो vy वेलोसिटी होगी वो एक्चुअल में e टाइम्स ऑफ uy होगी। ठीक है, चलिए तो vy इज इक्वल्स टू e की वैल्यू, uy कितना है? दिस इज योर uy कितना है? u cos थीटा, तो ये हो गया u cos थीटा। vy की वैल्यू कितनी आ गई? e u cos थीटा। आपसे यही पूछा था, द रिबाउंड वेलोसिटी, है ना। अच्छा, रिबाउंड वेलोसिटी अगर आपसे पूछ रहा है, हो सकता है आपसे मैग्नीट्यूड पूछ ले, रिजल्टेंट पूछ ले, तो vy की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई है भाई? e u cos थीटा। आपके पास uy की वैल्यू, vx की वैल्यू कितनी है? u sin थीटा। आप रिजल्टेंट नहीं निकाल सकते क्या? बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो हम बोलते हैं वेलोसिटी है v। तो v इज इक्वल्स टू, जो रिबाउंड वेलोसिटी आपसे पूछी जा रही है, अंडर रूट e u cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस u sin थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, दिस इज योर रिबाउंड वेलोसिटी। ये है आपकी रिबाउंड वेलोसिटी। बड़ा आसान था, ऑलरेडी हम समझ चुके थे इस क्वेश्चन को। आइए सेकंड पार्ट देखते हैं। द इम्पल्स ऑफ द बॉल बताना है। अब देखो, जो मोमेंटम का चेंज हो रहा है वो लाइन ऑफ इम्पैक्ट पर ही तो हो रहा है, लाइन ऑफ इम्पैक्ट पर ही तो मोमेंटम का चेंज हो रहा है। समझ रहे हैं आपके? नहीं समझ रहे हैं? बिल्कुल समझ रहे हैं सर, बिल्कुल समझ रहे हैं। तो हम बोलेंगे ये जो मोमेंटम का चेंज हुआ है ये इसलिए हुआ है क्योंकि जब बॉल यहाँ टकराई होगी तो इस पर इम्पल्स आया होगा।
क्या आया होगा, इम्पल्स आया होगा। तो जो इनिशियल मोमेंटम लेकर बॉल आई थी उस पर जैसे ही इम्पल्स अप्लाई हुआ मोमेंटम चेंज होके फाइनल बन गया। सही लिखा मैंने? हाँ सर। इनिशियल मोमेंटम कितना था, नीचे की डायरेक्शन में u cos थीटा, मास कितना था m, तो m इंटू यू cos थीटा नीचे की डायरेक्शन में, तो माइनस m u cos थीटा प्लस j, जो इम्पल्स हमको निकालना है। फाइनल मोमेंटम कितना हो जाएगा, फाइनल मोमेंटम कितना हो जाएगा, ऊपर की डायरेक्शन में u cos थीटा, मास कितना m, ये बॉल है, मास m, तो m इंटू यू cos थीटा ऊपर की डायरेक्शन में, तो मैं लिखता हूं मास इंटू eu cos थीटा। क्लियर है? यहां से आप क्या निकाल सकते हो, सीधे सीधे j निकाल सकते हो, कितना आएगा m e u cos थीटा प्लस m u cos थीटा। सही कहा कि नहीं कहा? m e u cos थीटा प्लस m u cos थीटा, इट इज द इम्पल्स। कॉमन क्या निकल सकता है, m कॉमन निकल सकता है, u कॉमन निकल सकता है, cos थीटा कॉमन निकल सकता है, तो निकाल लेता हूं भाई, आओ m u cos थीटा बाहर निकाल लिया, m u cos थीटा बाहर निकाल लिया, आ जाओ, अरे हाँ यही था ना, यही था कि नहीं, m u cos थीटा बाहर निकालेंगे, क्या बचेगा e प्लस वन, है ना, m u cos थीटा बाहर आया, अंदर क्या बचा e प्लस वन, दिस इज द इम्पल्स, दिस इज द इम्पल्स ऑफ द बॉल। क्लियर? पक्का 100%? जी सर। चलिए भाई इसको नोट डाउन करिए, फिर हमको नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलना है। चलिए भाई आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अमेजिंग क्वेश्चन होने वाला है, मतलब बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। आइए समझते हैं क्वेश्चन को। राइट एंगल्ड वेज ऑफ मास कैपिटल एम एंड बेस एंगल थीटा, बेस एंगल थीटा, थीटा रेस्टिंग ओवर अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस, अ स्मॉल बॉल ऑफ मास m, एक स्मॉल बॉल है मास m की, ठीक है ना, मूविंग वर्टिकली डाउनवर्ड with a velocity u, moving vertically downward with a velocity u, collide with the wedge on sloping surface, find the coefficient of restitution। अच्छा ठीक है भाई, चलो तो अब ऐसा मान ले रहे हैं हम, ये क्वेश्चन थोड़ा सा इनकम्प्लीट है, कि बॉल आकर अगर इस सरफेस पर लगी तो बॉल सरफेस पर आकर लगेगी, और उसके बाद हॉरिजॉन्टली निकल जाएगी। ठीक, क्या कहा मैंने, बॉल वर्टिकली आएगी, यू वेलोसिटी से टकराएगी इस वेज से, स्लोपिंग सरफेस से, और वर्टिकल ऐसे हॉरिजॉन्टली निकल जाएगी, किस वेलोसिटी से, वी वेलोसिटी से, ऐसा हमने माना। ठीक है, कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी नहीं सर, कोई परेशानी नहीं है। अच्छा ठीक है, इनिशियल कंडीशंस देखते हैं पहले, है ना। इनिशियली बॉल आ रही थी यू वेलोसिटी से, आती जाएगी। ठीक है, जैसे ही वो टकराएगी क्या कोलिजन हो जाएगा? हाँ सर, कोलिजन हो जाएगा। ठीक है, तो हम बोल देते हैं ये है हमारी बॉडी 1 और ये है हमारी बॉडी 2, ठीक है ना। फर्स्ट वाली बॉडी सेकंड वाली बॉडी से टकराएगी। चलिए, जैसे ही वो टकराएगी, क्या ये वही पॉइंट है जो दोनों बॉडी पर आ रहा है? हाँ, क्या हम इस पॉइंट से टेंजेंट निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं सर, ये हो गया टेंजेंट। इस पर आप एक कॉमन नॉर्मल बनाइए प्लीज। क्यों? क्योंकि कॉमन नॉर्मल ही हमको हमारा क्या बताएगी, लाइन ऑफ इम्पैक्ट बताएगी। एक टाइप का ऑब्लिक कोलिजन ही तो हुआ। चलिए आइए, ये हो गया हमारा लाइन ऑफ इम्पैक्ट। अरे यार, लाइन ऑफ इम्पैक्ट सीधा बनना चाहिए। ये है हमारा लाइन ऑफ इम्पैक्ट। सही है, बढ़िया, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। अच्छा, हम क्या जानते हैं? हम ये जानते हैं कि जो भी चीज होनी है वो अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट होनी है। अगर मोमेंटम चेंज होना है तो अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट ही होगा। ठीक है, आइए, ये u वेलोसिटी है, इसको मैं इस तरीके से बना लेता हूं, ठीक है ना। अगर ये एंगल थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा, 90 माइनस थीटा, ये वापस क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, है ना। अगर ये u है तो ये कितना हो जाएगा भैया, u cos थीटा, है ना। और ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे थोड़ा ब्लैक लाइन से ऊपर बना देता हूँ, u sin थीटा, है ना। ये हो जाएगा u sin थीटा। कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी नहीं सर, कोई परेशानी नहीं। ठीक है, ओके, वेरी गुड। अब देखिए यहां पर हमने लाइन ऑफ इम्पैक्ट में इस वेलोसिटी का कंपोनेंट ले लिया है u cos थीटा, ठीक है ना। ये कोलिजन होने के पहले की बातें हो गई, लेकिन जब कोलिजन हो गया तो सारी बातें v वेलोसिटी के हिसाब से की जाएंगी। किसके हिसाब से की जाएंगी? v वेलोसिटी के हिसाब से की जाएंगी, ठीक है ना। तो अब मान लीजिए ये v वेलोसिटी है, कोलिजन हो चुका है, बॉल u वेलोसिटी से आई, कोलिजन हुआ और उसकी फाइनल वेलोसिटी v बन गई, टकरा के वो ऐसे चली गई, ठीक है, ओके। ये एंगल कितना होगा भाई? ये एंगल होगा थीटा।
ये v है तो यहां पर कितना आएगा v cos थीटा, और ये कितना होगा v sin थीटा अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट। अब आप एक बात ध्यान से सुनो, अब आप एक बात ध्यान से सुनो कि v cos थीटा और u sin थीटा जिस लाइन पर है, जिस लाइन के अलोंग है, क्या वो लाइन ऑफ इम्पैक्ट के परपेंडिकुलर है क्या? नहीं आई बात समझ में? नहीं आई बात समझ में? बाबा हमने पढ़ा था ऑब्लिक कोलिजन में कि लाइन ऑफ इम्पैक्ट के परपेंडिकुलर जो वेलोसिटी होती है वो कांस्टेंट ही रहती है, क्योंकि उस डायरेक्शन पे कोई फोर्स नहीं आता जो उस वेलोसिटी को चेंज करा पाए। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? बिल्कुल पढ़ा था। मुझे एक बात बताओ कि दिस इज योर लाइन ऑफ इम्पैक्ट, दिस इज योर लाइन ऑफ इम्पैक्ट, ठीक है ना? लाइन ऑफ इम्पैक्ट पर कोलिजन से पहले देखो u cos थीटा था, कोलिजन के जस्ट बाद v sin थीटा है, ठीक है ना? बट लाइन ऑफ इम्पैक्ट के परपेंडिकुलर क्या है? u sin थीटा है, ठीक है ना? कोलिजन के पहले बोल रहे हैं कि लाइन ऑफ इम्पैक्ट के परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है वो u sin थीटा है, बट कोलिजन के बाद बोल रहे हैं नहीं वो तो v cos थीटा है। यहां पे लड़ाई चालू हो गई, लेकिन हम आए, हमने बोला कि नहीं नहीं, सुनो मेरी बात ध्यान से, कि ये वाली जो लाइन है ये लाइन ऑफ इम्पैक्ट के परपेंडिकुलर है, तो इस डायरेक्शन में आने वाली वेलोसिटी का कंपोनेंट चेंज नहीं हो सकता, चेंज नहीं हो सकता, क्योंकि कोलिजन जब हो रहा है तो उस लाइन ऑफ इम्पैक्ट में ही मोमेंटम को वो चेंज कराएगा, वो उसके परपेंडिकुलर कुछ भी वेलोसिटीज में चेंजेस नहीं लाएगा, कोई फोर्स ही नहीं है उस डायरेक्शन में। तो इसका मतलब ये हुआ कि v cos थीटा और u sin थीटा क्या है? दोनों सेम है, मतलब गंगाधर ही क्या है? शक्तिमान है। आई मेरी बात समझ में? गंगाधर ही क्या है? शक्तिमान है। अच्छा सर, अच्छा 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 अच्छा, तो हमने यहां पे लिखा वी नो दैट देयर इज नो चेंज इन मोमेंटम, देयर इज नो चेंज इन मोमेंटम, या मैं लिख दूं देयर इज नो चेंज इन मोमेंटम along the perpendicular direction, along the perpendicular to line of impact, along the perpendicular to line of impact. This implies v cos theta is nothing but it is equal to sorry एक, हाँ, इसका मतलब है v cos थीटा ही किसके बराबर है? u sin थीटा के बराबर है। ठीक, ये बात हमको पता चली। इससे हम ये भी बोल पाए कि tan थीटा v बाई u इज नथिंग बट इट इज इक्वल टू tan थीटा। बोल पा रहे हैं कि नहीं बोल पा रहे हैं? इससे बिल्कुल बोल पा रहे हैं। v बाई u इज इक्वल टू tan थीटा, दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। लेकिन हमको पता क्या करना है? हमको कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन पता करना है। अच्छा, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन पता करना है। अच्छा सर, मतलब हमको ये भी नहीं बताया गया था कि ये कोलिजन किस तरीके का है, इलास्टिक है, इनइलास्टिक है। बाबा उसने शुरू में ही बोल दिया है आपको कि कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन फाइंड आउट करके बताओ। अच्छा, तो हम फालतू मेहनत कर रहे हैं इतनी देर से। चलिए आइए, अब हमको कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन मेहनत निकालना है, तो हम कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का सिर्फ फॉर्मूला लिखते हैं यहाँ पर और सोचते हैं जरा उसके बारे में। v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2। अब ध्यान से सुनो, E को पता करने के बाद हमारे पास E को पता करने के लिए सिर्फ एक यही फॉर्मूला बचा हुआ है। अच्छा चलिए, बॉडी 2 क्या है आप जानते हैं, बॉडी 1 क्या है आप जानते हैं, V क्या है आप जानते हैं, फाइनल वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन के बाद जो वेलोसिटी होती है वो, और U क्या है? कोलिजन के पहले जो वेलोसिटी होती है वो। चलिए मुझे ये बताइए, अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट चाहिए, अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट, ये भी बात याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात, अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट। ठीक है, चलिए, तो E इज इक्वल्स टू v2 माइनस v1। मुझे ये बताइए, आपकी सेकेंड बॉडी है ये, जब इससे बॉल टकराने के बाद इसके पास कोई वेलोसिटी आई क्या? नहीं है, तो बहुत बड़ा मास है, इसके पास कोई वेलोसिटी नहीं आई, तो हमने बोला 0 माइनस v1। अच्छा, बॉडी 1 ये है, इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई? अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट, ये लाइन ऑफ इम्पैक्ट नहीं, ये लाइन ऑफ इम्पैक्ट ये है ना? तो v वेलोसिटी का लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग कौन सा कंपोनेंट है? v sin थीटा, है ना? तो हम बोलेंगे v sin थीटा। इस डायरेक्शन को हमने क्या मान लिया है? पॉजिटिव मान लिया है। ठीक है, डिवाइडेड बाय u1 माइनस u2। बॉडी 1 की इनिशियल वेलोसिटी, बॉडी 1 की कोलिजन के पहले वाली वेलोसिटी, बॉडी 1 की कोलिजन के पहले वाली वेलोसिटी कितनी होगी अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट? क्या वो u cos थीटा है? बिल्कुल।
तो मैं लिखता हूं u cos थीटा, बट वो इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में हम चीजें क्या लेंगे, नेगेटिव, तो माइनस u cos थीटा माइनस u2। भैया क्या हमारे सेकंड बॉडी के पास कोई इनिशियल वेलोसिटी थी कोलिजन के पहले? नहीं थी, तो यहाँ पे हमने रखा 0, तो E इज इक्वल टू कितना आ गया, माइनस वी साइन थीटा डिवाइडेड बाय माइनस यू कॉस थीटा, माइनस से माइनस गया, v बाई यू साइन, ये कितना हो गया, v बाई यू टेन थीटा। अच्छा, v बाई यू की वैल्यू कितनी है, टेन थीटा, v बाई यू की वैल्यू कितनी है, टेन थीटा, यहाँ वैल्यू पुट करो तो E की वैल्यू कितनी आ गई, टेन स्क्वायर थीटा। आई बात समझ में? अब यार ये क्वेश्चन जो है, या आपको यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यूज देकर भी पूछ सकता है कि बताओ कि कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कितना होगा, बताओ वेलोसिटी कितनी होगी, कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है। तो मैंने एक आर्टिकल प्रॉब्लम के रूप में आपको एक क्वेश्चन लाकर दे दिया है, जहां पर आप वैल्यू पुट करोगे और आंसर सीधे आपके पास आ जाएगा। इसी क्वेश्चन का होमवर्क मैं आपको दे रहा हूं। अब आप बॉल को यहां से फेंकोगे, ये बॉल यहां टकराएगी और ऊपर जाएगी। ठीक है, क्या करना है अब आपको, ये बॉल जो यहां थी, अब आपको उसको यहां रखना है, यहां से उसे फेंकना है और बॉल टकरा के ऊपर जाएगी। ये क्वेश्चन आप सॉल्व करके देखेंगे, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, बन जाएगा आपसे। ठीक है, पक्का 100%? जी सर 100%। चलिए भाई, तो ये क्वेश्चन आप नोट डाउन करिए। इसके बाद हमारे पास वो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का क्वेश्चन है, एक आर्टिकल प्रॉब्लम जो काफ़ी बड़ा है और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, जो मुझे डील करना था कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन में, बट क्योंकि वो वहाँ छूट गया और टाइम की भी थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन थी, इसलिए इस क्वेश्चन को मैं आज डिस्कस करूँगा। इस क्वेश्चन के बाद इसको आप नोट डाउन करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये भाई आगे बढ़ें, करता हूं मैं इसको क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि आज हमारे इस लेक्चर का आखिरी क्वेश्चन होने वाला है, और ये है हमारा एक आर्टिकल प्रॉब्लम, जो कि कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन में हमें पढ़ना था, बट वो लेक्चर काफ़ी लंबा खिंच गया था, इसलिए मैं इसको आज आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, जो भी लेक्चर कंटिन्यूसली देख रहे होंगे वो समझ जाएंगे कि हम इसमें जो भी कंसेप्ट लगाने वाले हैं एक्चुअल में वो हम पहले से क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। आइए भाई स्टार्ट करते हैं। कंसिडर अ बॉल फॉलिंग फ्रॉम सम हाइट h। चलो भाई, ये आपको एक हाइट दे दी है h, है ना, एक h हाइट से ये बॉल क्या कर रही है, फॉल करेगी। ठीक है ना, लेट E बी द कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन बिटवीन द बॉल एंड द ग्राउंड। ठीक है, आपको कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन दे दिया है E, एंड द बॉल रिबाउंड्स अगेन एंड अगेन। अब कैसे, बॉल है तो बॉल को आपने छोड़ा तो टप 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 टक 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 करके रुकती है कि नहीं रुकती है ना, प्लास्टिक वाली बॉल है इसलिए टक टक कर रही है। अगर टेनिस वाली होती तो धप 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 करके रुकती, है ना। आप छोड़ते हो एक टप्पा, दूसरा टप्पा, तीसरा टप्पा, चौथा टप्पा, पांचवा टप्पा, मुझे बताओ हर टप्पे पे हाइट बराबर होती है क्या बॉल की? हर टप्पे पे बॉल की हाइट बराबर होती है क्या? नहीं सर। जब हम किसी पर्टिकुलर हाइट से छोड़ते हैं बॉल को, तो बॉल टप्पा खा के उस हाइट तक आ ही नहीं पाती। आप क्या करना, अपने हाथ को इस लेवल पे रखना, बॉल को पकड़ना और बॉल को उस हाइट से छोड़ देना। बॉल जाएगी नीचे, टप्पा खाएगी और देखना आपके हाथ तक आ ही नहीं पाएगी, आपके हाथ को टच कर ही नहीं पाएगी। इसका मतलब यह है कि बॉल जब खाती है, टप्पा खाती है, तो अपनी कुछ एनर्जी लूज करती है, उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होती है, इसलिए वो पर्टिकुलरली उस हाइट पर नहीं आ पाती। अब देखिए, ये जो मैंने बॉल्स बनाई हैं ये एक्चुअल में यहीं आनी चाहिए थी, क्योंकि यहाँ पर हम 1D मोशन देखेंगे। हाँ, लेकिन मुझे समझाने के लिए बॉल को आगे बनाना पड़ रहा है ताकि हम अलग अलग तरीके से समझ पाए। ठीक है, चलिए, वो बोल रहा है फाइंड द हाइट अटेन्ड आफ्टर nth कोलिजन। nth कोलिजन के बाद बताओ कितनी हाइट अटेन की जाएगी। अच्छा ठीक है, एक फॉर्मूला डिराइव करने को बोल रहा है। ठीक है, तो हम पहले देखते हैं कि मान लीजिए हमारी इनिशियल कंडीशन थी, हमने बॉल को h हाइट से फेंका, h हाइट से फेंकने के बाद बॉल यहां टकराई। ठीक है, मुझे बताओ जब टकरा रही होगी बॉल, जस्ट बॉल टकराने वाली होगी, तब उसकी वेलोसिटी कितनी होगी? अच्छा सर, कैलकुलेट कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ इनिशियल वेलोसिटी 0 है ना, हमको फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh, है ना, प्लस 2gh। तो ये हो गया 2 टाइम्स ऑफ g टाइम्स ऑफ h, यानी कि v की वैल्यू कितनी आ गई, अंडर रूट 2gh। तो जस्ट जब टकरा रही होगी बॉल, तो यहां पर उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, यहां पर उसकी वेलोसिटी होगी अंडर रूट 2gh। बात समझ में आई? हाँ सर। जैसे ही बॉल टकरा गई होगी, टकराने के बाद बॉल वापस ऊपर उठेगी, तो जब बॉल वापस ऊपर उठना चालू करेगी, तो मुझे बताइए उसकी वेलोसिटी कितनी होगी? ठीक है सर, यहां पर आपने कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन E दिया है, और आपने हमें यह कंसेप्ट भी पढ़ाया है सर कि अगर कोई फ्लोर है और फ्लोर पे आप बॉल
u वेलोसिटी से छोड़ रहे हो, मान लीजिए ऐसे छोड़ रहे हो v वेलोसिटी से, कोई भी वेलोसिटी मान लीजिए, या मान लीजिए u 0 है और ये h हाइट है, तो बॉल जब यहाँ आके टकराती है तो उसकी वेलोसिटी v होती है, और जब बॉल वापस ऊपर उठती है तो इसकी वेलोसिटी हो जाती है, कितनी e टाइम्स ऑफ v। यहाँ पे अगर मान लीजिए यहाँ पर वेलोसिटी v डैश है तो वो e टाइम्स ऑफ v हो जाती है। हाँ कि ना, पढ़ा है हमने कि नहीं पढ़ा है? बिल्कुल पढ़ा है सर। तो यही कंसेप्ट हम यहाँ पर भी अप्लाई करने वाले हैं, समझिएगा। जब बॉल आकर जस्ट टकराई फ्लोर से तो उसकी वेलोसिटी √2gh हो गई, है ना। अब मुझे बताओ, यहाँ से जब बॉल ऊपर उठेगी तो उसकी वेलोसिटी इससे कम होगी कि ज़्यादा होगी? सर कम होगी। अच्छा। और e की वेलोसिटी ज़्यादा से ज़्यादा 1 होती है, 1 से कम ही होती है, नहीं तो e की वेलोसिटी, e की वैल्यू क्या होती है? e की वैल्यू या तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 हो सकती है, नहीं तो 1 से तो कम ही होती है सर, ये बात पक्की है ना। और हम ये मान रहे हैं कि यहाँ पर जो e की वैल्यू है, वो 1 से क्या है? कम है। 1 से क्या है भाई? कम है। ठीक है, अब ध्यान से सुनना कि जब बॉल यहाँ से टकराएगी और वापस ऊपर उठेगी तो क्या उसके पास सेम इतनी वेलोसिटी होगी? नहीं, इससे कम होगी। और हम जानते हैं वो कितनी होगी। तो जब बॉल यहाँ से ऊपर उठेगी ना वापस, देखिए इस जर्नी के लिए uv खत्म हो गया, नोटेशन समझा रहा हूं। ये एक जर्नी है, ये दूसरी जर्नी है, ये तीसरी जर्नी है। पहली जर्नी के लिए मैंने u नोटेशन और v नोटेशन यूज कर लिया है। अब मैं दूसरी जर्नी के लिए वापस u लिख रहा हूं। अब ये जर्नी की शुरुआत u वेलोसिटी से हो रही है। किस वेलोसिटी से हो रही है? u वेलोसिटी से हो रही है। और वो कितनी होगी? वो e टाइम्स ऑफ v होगी। e टाइम्स ऑफ v होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी सर, बिल्कुल होगी। u अब होगी e टाइम्स ऑफ v और उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? √e टाइम्स ऑफ √2gh। इसी वेलोसिटी से हमारी बॉल ऊपर उठेगी। अब बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, इसी वेलोसिटी से अब हमारी बॉल उठेगी, पक्की बात है। अब e की वैल्यू ऑलरेडी 1 से कम है, तो √2gh पे जैसे ही आप 1 से कम वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू अपने आप कम हो जाएगी, u की वैल्यू अपने आप v से कम हो जाएगी। चलिए हम मान लेते हैं ये हाइट कितनी है? ये हाइट है h1, ठीक है। ये हाइट है कितनी? h1। दूसरे कलर से बना दूं क्या इसको? समझने में आसानी होगी। हाँ सर, दूसरे कलर से बना दो इसको। चलिए, ये हाइट है भैया h1। क्लियर बात? एकदम परफेक्ट, समझ में आया? हाँ सर, ये हाइट है h1 जहां बॉल टप्पा खाने के बाद पहुंचेगी, ठीक है ना। अब हमें ये देखना है कि ये h1 हाइट कितनी है, देख लेंगे। हाँ, हम ये देखेंगे कि यहां पर जब बॉल पहुंचेगी तो उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। आप बोलोगे सर बहुत कंफ्यूजन हो रहा है, यहाँ u था, यहाँ v था, फिर वापस यहाँ u है, यहाँ v है। तो मेरी बात ध्यान से समझो, हम एक टप्पे के लिए uv लेंगे, एक जर्नी के लिए uv लेंगे, फिर दूसरी जर्नी के लिए uv लेंगे, फिर तीसरी जर्नी के लिए uv लेंगे। तो आप u और v से कंफ्यूज मत हो, बस ये देखो कि हम किस जर्नी की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। अब हम इस जर्नी में है कि हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं, तो नीचे से जब हम चलना चालू करेंगे तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? e टाइम्स ऑफ √2gh। और मैक्सिमम हाइट पर जाके, h1 हाइट पर जाके वेलोसिटी फाइनल कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो बस जैसे ही मैंने आपको ये बताया तो आपने इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दी सेकेंड जर्नी में और बोला v² = u² + 2as। फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी 0। इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? e टाइम्स ऑफ √2gh का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2 टाइम्स ऑफ, अब ऊपर जा रही है बॉल, g नीचे एक्ट कर रहा है तो -2g। s की वैल्यू कितनी है? h1 है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं सर, इसको उधर ले जाओ तो ये हो जाएगा 2g h1 = e² 2gh, ठीक है। चलिए, तो 2g से 2g कट गया, h1 की वैल्यू कितनी आई? h1 की वैल्यू आई e² ऑफ hi वैल्यू, ठीक है। मतलब अगर आपसे कोई पूछे कि h1 की वैल्यू कितनी है तो हम यहाँ साइड में लिख रहे हैं, पहला पॉइंट लिख रहे हैं h1 = e² h। कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी नहीं सर, कोई परेशानी नहीं, ठीक है। अब समझो मेरी बात, जब बॉल यहाँ हाइट पर पहुंच जाएगी तो क्या फिर वो नीचे गिरेगी? जैसे h हाइट से गिर रही थी, क्या फिर वो नीचे गिरेगी? हाँ सर, फिर वो नीचे गिरेगी। तो
तो अब बॉल जब ऊपर से नीचे गिरने लगेगी तो इनिशियल वेलोसिटी नीचे जाने वाली जर्नी में, अब बॉल नीचे जा रही है भाई, अब बॉल यहां से पलटेगी, नीचे की तरफ जाएगी, तो बॉल जब यहां से पलटी, पहले तो ऊपर पहुंच रही थी, जब ऊपर पहुंच रही थी तो फाइनल वेलोसिटी 0 हुई, जब नीचे चलना चालू करने लगी तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई? 0 हो गई, इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गई। अब जब वो नीचे जाके गिरेगी, जब वो नीचे जाके टकराएगी तो किस वेलोसिटी से टकराएगी? किस वेलोसिटी से टकराएगी? वो किस हाइट से गिर रही है? h1 हाइट से गिर रही है, तो किस वेलोसिटी से टकराएगी? √2gh1। अरे हाँ कि ना? हाँ सर, हाँ। जब h हाइट से गिरी थी तो गिरने से पहले वेलोसिटी √2gh थी, अब h1 हाइट से गिर रही है तो गिरने से पहले वेलोसिटी कितनी होगी? कितनी होगी? कितनी होगी? √2gh1, ठीक है ना। तो गिरने से पहले, अब देखो गिरने से पहले यहाँ की गिरेगी, गिरने से पहले यहाँ वेलोसिटी हो जाएगी √2gh1। ये गिरने से पहले की बात है, ठीक है। जैसे ही गिरी वापस ऊपर चलना होगा, उसे वापस ऊपर चलना पड़ेगा। सुनो ध्यान से जैसे ही गिरी वेलोसिटी √2gh1 थी, है ना। कोलिजन के लिए हमें कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन E दिया हुआ है, तो जब बॉल यहां टकराएगी क्या वापस उतनी ही हाइट अचीव कर लेगी? क्या नहीं, उतनी हाइट अचीव नहीं कर पाएगी, उसकी वेलोसिटी थोड़ी सी कम होगी। कितनी कम होगी? E टाइम्स ऑफ दिस, क्योंकि E की वैल्यू क्या है? 1 से कम है। आई मेरी बात समझ में? तो अब जब बॉल यहां से ऊपर उठना चालू करेगी तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? E टाइम्स ऑफ 2gh1। आई बात समझ में? आई बात समझ में? हाँ सर, समझ में आई, बिल्कुल समझ में आई सर। और जब यहां पर पहुंचेगी, मान लीजिए ये हमारी तीसरी हाइट है h2, ये हमारी हाइट है h2। उसको कौन से कलर से बता दूं? इसको बैगनी कलर से बता देता हूं, ठीक है ना। दिस इज आवर हाइट h2, ठीक है ना, पक्का। चलिए, तो यहां से चलना चालू करेगी हमारी बॉल E टाइम्स ऑफ दिस वेलोसिटी। देखो, जब यहां से नीचे आई थी तो √2gh था, जब ऊपर चलना चालू की तो इसका E टाइम हो गया, इसका E टाइम हो गया, हाँ कि ना। अब जब यहां से ऊपर चलना चालू करेगी तो इसका E टाइम हो जाएगा। ये देखो, इसका E टाइम हो गया कि नहीं हो गया? बिल्कुल हो गया। अब वही फॉर्मूला वापस लगाएंगे, देखो वही फॉर्मूला वापस लगेगा, v² = u² + 2as। अब यहां से यहां में यहां पहुंचेगी तो फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो 0, इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? E टाइम्स ऑफ √2gh1, क्योंकि बॉल यहां से गिर रही थी तो उसके पास √2gh1 की वेलोसिटी थी जब गिर रही थी, ठीक है। इसका स्क्वायर -2 टाइम्स ऑफ g इंटू h2, सही लिखा। अब h2 हाइट उसको पकड़ना है, h2 हाइट में उसको ट्रैवल करके ऊपर जाना है। कितना हो जाएगा? 2 टाइम्स ऑफ gh2 इज इक्वल्स टू E² 2gh1, 2g कट गया। यहां पर आप देखो h2 कितना आ रहा है? E² ऑफ h1 आ रहा है, और h1 आपका किसके बराबर है? E² ऑफ h के बराबर है। तो h2 कितना आ जाएगा? h2 आ जाएगा e⁴h, e⁴h। चलिए इसको भी यहां लिख लेता हूं, b h2 कितना आ गया? e⁴h। इससे हमको क्या पैटर्न समझ में आ रहा है? हमको कि अगर यहां h1 है तो यहां 2 होगा, अगर यहां 2 है तो यहां 4 होगा, अगर यहां 3 है तो यहां 6 होगा, अगर यहां 4 है तो यहां पर 8 होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा? इसका मतलब यह है कि अगर hn आपको निकालना है तो e⁴2nh होगा, हाँ कि ना? मुझे बताओ कि अगर यहाँ n है तो यहाँ e⁴2nh नहीं हो जाएगा? वही तो हो रहा है। अगर यहाँ 1 है तो 1 का 2 टाइम, यहाँ 2 है तो 2 का 2 टाइम, यहाँ 3 है तो 3 का 2 टाइम, यहाँ 4 है तो 4 का 2 टाइम्स, तो यहाँ n है तो n का 2 टाइम्स, ठीक है। तो वो पूछ रहा है हाइट अटेन्ड आफ्टर nth कोलिजन, nth कोलिजन के बाद कितनी हाइट हो जाएगी? तो e⁴2n इंटू h हाइट हो जाएगी। समझ में आई बात कि नहीं आई? पक्की बात। जिस हाइट से बॉल गिरती है, गिरने से पहले √2g वो वाली हाइट मल्टीप्लाई करते हैं, और जैसे ही टकरा के वो उठती है, यहां पर कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जितना दिया होता है उसको मल्टीप्लाई करके वो हम उसकी इनिशियल वेलोसिटी बना देते हैं। बस और कुछ नहीं करना है। ये आप चाहो तो करके देख सकते हो, यही आंसर आपका आने वाला है, ठीक है। चलिए इसको नोट डाउन करिए, फिर हम सेकंड की तरफ चलते हैं।
चलिए भाई नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो नेक्स्ट में थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, है ना, पूरा सॉल्व नहीं करेंगे, लोग पूरा सॉल्व करवाते हैं, मैं नहीं करवाऊंगा, है ना, क्यों? क्योंकि भाई जब जो चीज़ दिमाग से सॉल्व हो सकती है तो हम क्यों मेहनत करें ज़बरदस्ती। सेकंड इज वेलोसिटी आफ्टर nth कोलिजन। nth कोलिजन के बाद आपको वेलोसिटी बताना है। बाबा आपको वेलोसिटी चाहिए nth कोलिजन के बाद, तो हमको पता है वेलोसिटी √2gh(n) से निकलेगी। जो हाइट nth कोलिजन के बाद होगी उसी से आप वेलोसिटी आफ्टर nth कोलिजन निकाल सकते हो, हाँ कि ना? हाँ, ठीक है। तो देखो अभी हमने फॉर्मूला डिराइव किया है nth हाइट अटेन्ड आफ्टर nth कोलिजन का। क्या फंस गया गले में रे भगवान? हाँ चलो, 2gHn। क्या फॉर्मूला डिराइव किया हमने? e⁻² टाइम्स ऑफ n इंटू h, 2 टाइम्स ऑफ n इंटू h, दिस इज व्हाट h, है ना। अब e⁻²n है, रूट से बाहर निकालोगे तो क्या बचेगा? अरे रूट से बाहर निकालोगे तो क्या बचेगा? n बचेगा, है ना, हाँ कि ना? हाँ सर, बिल्कुल सही कहा आपने। तो v वेलोसिटी आफ्टर nth कोलिजन, आपने देखा है, मीम देखा है कि नहीं, वीडियो चले हैं, तो यहां से e⁻²n बाहर निकला रूट से, तो बचा क्या? e⁻n, क्या बचा भैया? e⁻n, और ब्रैकेट में अंदर क्या, ब्रैकेट बोल रहा हूं, रूट में क्या बचा? √2gh, ये हो गया n, ये हो गया वेलोसिटी आफ्टर nth कोलिजन, है ना। आप पूरा डिराइव करोगे, क्या मतलब, hn की वैल्यू पुट करो, आपके पास सीधा सीधा रिलेशन आ जाएगा। तो चलिए भाई यहां पे मैं लिख भी देता हूं, hn इज इक्वल टू e⁻²n h, vn इज इक्वल टू e⁻n √2gh, ठीक है। चलिए दो फॉर्मूले हमारे पास आ गए। आइए तीसरे की तरफ चलते हैं, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉल बिफोर स्टॉप। ये अच्छी चीज है, ये अच्छी चीज है, इसको आपको समझने की जरूरत पड़ेगी। आइए समझते हैं, बहुत ध्यान से समझेंगे। देखो यह है हमारी हाइट h, यह है हमारी बॉल की इनिशियल हाइट h, यहां पर है इनिशियल वेलोसिटी क्या? 0। अब आप ये सोचो कि बॉल नीचे आएगी, टप्पा खाएगी, ऊपर जाएगी, हाइट अटेन करेगी, टप्पा खाए, नीचे आएगी, टप्पा खाएगी, हाइट अटेन करेगी, नीचे आएगी, टप्पा खाएगी, ऊपर जाएगी, हाइट अटेन करेगी, फिर नीचे आएगी, टप्पा खाएगी, हाइट कम होगी, ऐसे ऐसे करते करते क्या होगा भाई? एक पॉइंट आएगा जब इसकी हाइट एकदम क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, है ना। आप देखो बॉल को ऐसे फेंकोगे ना तो बॉल ऐसे गिरेगी, टप 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 करके एकदम छोटी छोटी सी हाइट अटेन करेगी, है ना। और ऐसा कब तक करती रहेगी? ऐसे कब तक करती रहेगी? इन्फिनिटी तक। इन्फिनाइट नंबर के लिए वो क्या करेगी? टप्पा खाएगी और धीरे 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 करके अपने एंड वाले टप्पों की तरफ चली जाएगी, है ना। लेकिन ये बोलना कि एकदम रुक जाएगी, ना ना ना, एकदम इनफाइनाइट टप्पों के बाद वो जाकर रुकेगी, है ना। तो हमने इन्फिनिटी देखा नहीं है तो हम लास्ट टप्पा भी देख नहीं पाएंगे। चलिए, लेकिन हमको वो बोल रहा है, आप बताओ टोटल डिस्टेंस कितनी कवर कर चुकी होगी बॉल? अच्छा ठीक है, हम देखते हैं कि टोटल कितनी डिस्टेंस कवर हुई होगी। हम कॉमन सेंस से क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आओ, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, हाँ, टोटल डिस्टेंस कवर्ड, आओ निकालते हैं। देखो पहली बार जब बॉल नीचे आएगी तो h हाइट कवर करेगी, फिर ऊपर जाएगी, कितनी हाइट कवर करेगी? यहां तक हमने कितना माना था? h1 माना था, हाँ सर h1 माना था। तो देखो पहले जाएगी h1, फिर नीचे आएगी h1, फिर दूसरी हाइट हमने क्या मानी थी? h2 मानी थी, हाँ सर। फिर ये h2 ऊपर चढ़ेगी, h2 नीचे आएगी, फिर वैसे ही h3 ऊपर चढ़ेगी, h3 नीचे आएगी, h4 ऊपर चढ़ेगी, h4 नीचे आएगी। तो पहली बार तो h चल रही है, दूसरी बार 2h चल रही है, फिर 2h2 चल रही है, फिर 2h3 चल रही है। आइए बात समझ में, h प्लस ट्वाइस ऑफ h1 प्लस ट्वाइस ऑफ h2 प्लस ट्वाइस ऑफ h3, ऐसे करते 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 ट्वाइस ऑफ hn, n टेंस टू n कहां तक जा रहा है? ठीक है, पक्की बात है? हाँ सर पक्की बात है। अच्छा, हम ये भी जानते हैं कि h1 जो है वो e की पावर क्या है? 2 टाइम्स ऑफ h है। h2 क्या है? e की पावर 4 टाइम्स ऑफ h है। h की पावर h3 क्या है? e की पावर 6 टाइम ऑफ h है। पता है कि नहीं? क्या यहाँ वैल्यू पुट की जा सकती है? बिल्कुल की जा सकती है। आइए करते हैं। टोटल डिस्टेंस कवर्ड इज d इज इक्वल्स टू h प्लस ट्वाइस ऑफ h1। h1 की वैल्यू है e की पावर 2h, ठीक, प्लस ट्वाइस ऑफ, अच्छा 2 टाइम्स है तो यहाँ पे 2 भी तो लगाएंगे, e की पावर 2h, ट्वाइस ऑफ e की पावर h2 की वैल्यू कितनी है? e की पावर 4h,
प्लस ट्वाइस ऑफ H3 की वैल्यू कितनी है, e की पावर 6h, और बताओ और बताओ और बताओ, अप टू डॉट 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 ट्वाइस ऑफ Hn की वैल्यू कितनी थी बाबा, ट्वाइस ऑफ e की पावर 2nh। क्लियर, पक्का 100%? जी सर 100%। चलो भाई, अब इसमें से कुछ कॉमन निकल रहा होगा तो कॉमन निकालेंगे, थोड़ी सी मैथ्स आ जाएगी भाई। अब यहां से थोड़ी सी मैथ्स होगी और जिसका ज्ञान थोड़ा सा आपको होना चाहिए, कोई बात नहीं, नहीं भी है तो मैं आपको बताने के लिए तो बैठा ही हूं। आइए, h को एज इट इज रहने दिया, ठीक, प्लस इसमें से क्या क्या कॉमन निकलेगा, 2 टाइम्स ऑफ e की पावर 2 इंटू h कॉमन निकाल लूं, 2 तो कॉमन आएगा, e की पावर 2 भी कॉमन आएगा, h भी कॉमन आएगा, ठीक है। चलिए, तो क्या बचेगा भाई, h प्लस 1, ये 1 प्लस, देखो 2 बाहर चला गया, e की पावर 2 बाहर चला गया, h बाहर चला गया, कितना बचा, e की पावर 2। अब देखो 2 बाहर चला गया, h बाहर चला गया, e की पावर 2 बाहर चला गया, कितना बचा, e की पावर 4, e की पावर 4 डॉट 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 डॉट, ठीक है। ये हो गया हमारा एक केस जिसको हमें सॉल्व करना है। आई मेरी बात समझ में? अरे आई मेरी बात समझ में कि नहीं समझ में आई? सर बिल्कुल समझ में आई, लेकिन अब इसके आगे क्या करेंगे ये नहीं समझ में आ रहा। बाबा ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है सर, ये मुसीबत है सर, ये मुसीबत है, नहीं बनने वाली हमसे। अरे बाबा ये जीपी है, ये जीपी है सर। क्या डीपी, दीपिका पादुकोण? अरे दीपिका पादुकोण नहीं, जीपी है, जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। हाँ कि ना? हाँ सर बिल्कुल सही। तो आपको क्या पता करना है, आपको इस जीपी का सम पता करना है। क्या पता करना है, इस जीपी का सम पता करना है। क्या कर नहीं सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। एक सेकेंड। सॉरी, ये एक जीपी है जो कहां तक गई है, n टर्म्स तक गई है, e की पावर n टर्म्स तक गई है कि नहीं गई है? बिल्कुल गई है सर। तो क्या आप इसका सम पता नहीं कर सकते? बिल्कुल पता कर सकते हैं। सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला अगर आपको याद होगा, सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला अगर आपको याद होगा जीपी में, तो आप आराम से इसका एडिशन कर सकते हो, ठीक है। चलो ये 1 था, 1 में e का स्क्वायर मल्टीप्लाई किया, e स्क्वायर हो गया, e स्क्वायर में e का स्क्वायर मल्टीप्लाई किया, e की पावर 4 हो गई। तो आपको पता है कि यहां पर r की वैल्यू क्या है, किसकी वैल्यू, r की वैल्यू क्या है बाबा। सम ऑफ n टर्म्स इन जीपी का फॉर्मूला क्या होता है, a अपॉन 1 माइनस r होता है, जिसमें a क्या होती है, पहली टर्म, r क्या होता है, r वो वैल्यू होती है जिससे बढ़ रही है आपकी जीपी। जैसे आप 1 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, r से मल्टीप्लाई करोगे, r की वैल्यू कितनी है, e की पावर 2। तो अगर आपने r की पावर 2 से इसको मल्टीप्लाई किया तो ये e की पावर 2 से इसको मल्टीप्लाई किया तो ये स्क्वायर बन जाएगा, फिर उसको e की पावर 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये e की पावर 4 बन जाएगा। क्लियर, पक्का? चलिए अब मुझे बताओ इसमें पहला टर्म क्या है, इस जीपी में पहला टर्म क्या है? सर पहला टर्म तो 1 है। अच्छा 1 माइनस r की वैल्यू कितनी है, r की वैल्यू है सर e की पावर 2। अच्छा बस खत्म बात। यहां पर आपने निकाल दिया सम ऑफ n टर्म्स। तो अब आप क्या कर सकते हो, इस जीपी को यहां से हटाओ और क्या लिख दो, 1 अपॉन 1 माइनस ई स्क्वायर लिख दूं मैं। चलो यहां सॉल्व करता हूं। आइए, t इज इक्वल्स टू h प्लस 2 e की पावर 2 h, कितना आया भाई, ये आया 1 अपॉन 1 माइनस ई स्क्वायर। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं सर? कोई परेशानी नहीं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है ये ई स्क्वायर, तो मैं ई स्क्वायर को अंदर भेज दूं। हाँ सर भेज दिया। तो ये कितना बचा, 2h बचा, ठीक है ना। यहाँ से कुछ कॉमन निकलता है सर, h कॉमन निकलता है। अच्छा तो क्या बचेगा, 1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ ई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस ई स्क्वायर। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं सर? कोई परेशानी नहीं। इसको सॉल्व कर लेते हैं, साइड में आइए। इसको याद रखिएगा भाई, सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, साइड में कितना बचेगा, 1 माइनस ई स्क्वायर प्लस 2 ई स्क्वायर, कितना बनेगा भाई, ये बचेगा 1 प्लस ई स्क्वायर, है ना। चलिए तो ऊपर बचेगा 1 प्लस ई स्क्वायर। तो हमारे पास टोटल डिस्टेंस कवर्ड आ गया है h ब्रैकेट में कितना, 1 प्लस ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस ई स्क्वायर। ये है टोटल डिस्टेंस कवर्ड, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय बॉल बिफोर स्टॉप, बिफोर इट नियरली स्टॉप बोल सकते हो,
कंप्लीटली स्टॉप तो नहीं होगी, टक 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 धीरे 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 करती रहेगी, नियरली स्टॉप्स बोल सकते हैं, बिफोर स्टॉप वैसे बोलना सही नहीं है। चलिए भाई, हमारे पास हमारा रिलेशन आ गया है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत अच्छे से डिराइव किया है, प्लीज समझने की कोशिश करिए। अगर नहीं समझ में आता है तो थोड़ा सा वीडियो को बैक करिएगा, आपको सब कुछ समझ में आएगा। ठीक है, एक बार रिवाइज भी कर दूंगा मैं, बट पहले नोट डाउन कर लीजिए। चलिए आगे बढ़े, पक्का? चलिए क्लियर करो जल्दी से। अच्छा, पहले एक रिवाइज तो करा दूं। हाँ, तो मैंने क्या किया, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने ये देखा कि भाई पहली बार H हाइट गिर रही है, फिर H1 चढ़ रही है, फिर H1 गिर रही है, फिर H2 चढ़ रही है, H2 गिर रही है। तो हर बार पहली बार को छोड़कर बाकी बार वो दो बार हाइट को कवर कर रही है। देखो ना, H1 चढ़ा, H1 उतरा, H2 चढ़ा, H2 उतरा, H3 चढ़ा, H3 उतरा। तो हमने देख लिया भाई, जो टोटल डिस्टेंस कवर्ड होगी वो H प्लस 2H1 प्लस 2H3 प्लस 2H2 अप टू कहां तक? इन्फिनिटी तक, क्योंकि ये बॉल धीरे 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 टक 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 करके इन्फिनिटी तक जाएगी, है ना। नियरली स्टॉप होगी, स्टॉप नहीं होने वाली है। ठीक है, तो हमने बोला ठीक है भाई, हमने बोला कि H1 H2 H3 हम सब का फॉर्मूला जानते हैं, हम सब की इक्वेशन जानते हैं कि वो H से कैसे रिलेटेड है, क्योंकि हमको कॉमन निकालना सही जरूरी था ना। अगर हम H1 की वैल्यू पुट नहीं करते, H2 की नहीं करते, H3 के नहीं करते, तो कुछ भी कॉमन बाहर नहीं आता। हमने वैल्यू पुट करी, खटाखट हमने कॉमन बाहर निकाला। यहाँ पर हम फंस रहे थे, हमने सोचा कि हमने मैथ्स में जीपी पढ़ी है, ये उसी का एक एग्जाम्पल है, और ये n टाइम्स तक जा रहा है। कहाँ तक जा रहा है? n टाइम्स तक जा रहा है। तो पक्की बात है कि यहाँ पर सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला लगेगा। सम ऑफ n टर्म्स का हमने फॉर्मूला निकाला, और वो ये था, हमने वैल्यू निकाली, वैल्यू निकालकर हमने यहाँ पुट किया, इसको सॉल्व किया, सीधे हमारे सामने क्या आ गया? रिलेशन आ गया है। चलिए वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। 3 केसेस हमने कर लिए, पहला, दूसरा, तीसरा। अब हमको देखना है टोटल टाइम ऑफ मोशन। यहां थोड़ा समझने की जरूरत है, यहां थोड़ा सा और समझने की जरूरत है। देखो, जब यहां से आपकी बॉल गिर रही थी तो इनिशियल वेलोसिटी 0 थी। कितना हाइट नीचे चल रही थी वो? अरे यार, मिट जा। कितना हाइट नीचे चल रही थी? वो चल रही थी H1 हाइट नीचे। कितना हाइट नीचे H हाइट नीचे। कितने हाइट नीचे तक जा रही थी? H हाइट नीचे तक। कितना डिस्प्लेसमेंट था? बिल्कुल था। कितना टाइम लगा होगा? कितना टाइम लगा होगा उसे यहां तक पहुंचने में? देख लेते हैं। S इज इक्वल्स टू, यहां रखता हूं मैं, S इज इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर का फॉर्मूला आपने कहीं देखा है? बिल्कुल देखा है सर। S की वैल्यू है, नीचे की तरफ जा रहे हैं तो माइनस H, U कितना है? 0, माइनस हाफ G कितना है भाई? G T स्क्वायर। माइनस से ये माइनस चला गया, T की वैल्यू कितनी आ रही है? 2H/G। देखो आप ध्यान से, तो T की वैल्यू कितनी आ रही है? √2H/G। क्लियर बात? मतलब जब बॉल यहां से यहां पहुंची होगी तो कितने टाइम में पहुंच गई होगी? √2H/G टाइम में पहुंच गई होगी। पक्की बात है ना। तो उसको इतना टाइम तो पहली बार टप्पा खाने में लगा। अब जब उसे दूसरा टप्पा खाना है तो दूसरा टप्पा खाने के लिए पहले बॉल को ऊपर उठना पड़ेगा, फिर नीचे गिरना पड़ेगा। आई मेरी बात समझ में? मतलब उसे अब T1 टाइम ये लगेगा, T1 टाइम ये लगेगा नहीं, ऊपर चढ़ने में भी तो टाइम लगेगा, नीचे चढ़ने में भी तो, नीचे उतरने में भी तो टाइम लगेगा। आई मेरी बात समझ में? नहीं आई सर। अरे बाबा, बॉल नीचे उतरी, H हाइट, कितना टाइम लगा? इतना टाइम लगा। अब बॉल ने यहां से चढ़ना चालू किया, तो आपने पढ़ा है जब हम मोशन इन 1D पढ़ रहे थे कि बॉल को जितना टाइम ऊपर जाने में लगता है मैक्सिमम हाइट, उतने टाइम में ही वो नीचे आती है ना। मतलब ऊपर जाने का टाइम और नीचे जाने का टाइम क्या है? बराबर है एकदम। ठीक है, तो अगर ऊपर जाने में T1 टाइम लगा तो नीचे आने में कितना टाइम लगेगा? T1 टाइम लगेगा। तो पूरी इस जर्नी में चढ़ने और उतरने में कितना टाइम लगा? ट्वाइस ऑफ T1, है ना। चलिए, हाइट कितनी थी यहाँ पर? हाइट थी यहाँ H1, फिर यहाँ पर हाइट कितनी थी? यहाँ पर हाइट थी H2। अब वापस बॉल को H2 हाइट चढ़ना पड़ेगा और H2 हाइट उतरना पड़ेगा। तो यहाँ पर कितना टाइम लगेगा चढ़ने में? मान लिया T2 टाइम चढ़ने में, उतरने में वापस T2 टाइम, है ना। तो पहली बार ही बस T लग रहा है, बाकी बार तो ट्वाइस ऑफ T1 प्लस ट्वाइस ऑफ T2 फिर ट्वाइस ऑफ T3 ऐसे टाइम लगने वाला है। आई मेरी बात समझ में? हाँ सर। तो हम यहाँ लिख रहे हैं टोटल टाइम ऑफ मोशन। अच्छा, आगे देखते हैं कहां तक मोशन जाएगा। देखो, ऐसे ही करते करते
इसकी हाइट और कम होगी, फिर 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 और कम होगी, है ना। ऐसे ऐसे करते हुए बहुत छोटी छोटी हाइट अटेन करेगा, लेकिन नियरली स्टॉप होगा, स्टॉप नहीं होगा। बॉल ऐसे कट 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 टप 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 ऐसे टप्पा धीरे 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 खाती रहेगी। अच्छा सर, तो ये तो इन्फिनिटी तक जा रहा है आपने कहा। हाँ, तो सर अगर कोई चीज इन्फिनिटी तक जाती है तो हम उसे कैलकुलेट कहां कर पाते हैं? बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही कहा आपने कि अगर कोई चीज इन्फिनिटी तक जाती है तो हम उसे कैलकुलेट नहीं कर पाते। बट बाबा मेरी बात ध्यान से सुनना कि यहां तक जो टाइम आपको लग रहा है वो आप गिन पा रहे हो, ये टाइम भी आप गिन पा रहे हो, ये भी गिन पा रहे हो, ये भी गिन पा रहे हो, बट जो आप लास्ट वाले देख रहे हो ये, यहां पर क्या है, टाइम बहुत कम है। टाइम क्या है? बहुत कम है। मतलब आप बोल सकते हो कि यहां टाइम टेंड्स टू जीरो हो रहा है, यहां पर आगे जाके टाइम टेंड्स टू क्या हो रहा है? जीरो हो रहा है। हाँ सर, ठीक है, सही कह रहे हो आप। तो हमें किसी पर्टिकुलर मोमेंट तक ही क्या करना है? टाइम कैलकुलेट करना है। उसके बाद तो हम जानते हैं कि टाइम टेंड्स टू क्या होने वाला है? जीरो होने वाला है। ठीक है, तो टोटल टाइम क्या हो जाएगा भाई? हो जाएगा टी। ये लगा टाइम टी यहां तक नीचे आने में, फिर नीचे से ऊपर चढ़ा, फिर नीचे उतरा, तो ट्वाइस ऑफ T1, ट्वाइस ऑफ T1, फिर नीचे से ऊपर चढ़ा T2, फिर नीचे उतरा T2, है ना। ऊपर चढ़ने में T2 टाइम, नीचे उतरने में भी उतना ही टाइम, तो कितना हो जाएगा? ट्वाइस ऑफ T2, सिमिलरली ट्वाइस ऑफ T3 अप टू इन्फिनिटी जाएगा। ठीक है, चलिए भाई, हम जानते हैं T की वैल्यू √2h/g है, √2h/g है। सिमिलरली ट्वाइस ऑफ T1 कितना होगा? √2h1/g प्लस ट्वाइस ऑफ T2 कितना होगा? 2h2/g, है ना। इसको मत देखना भैया, यहां से अलग है, नीचे आ रहा हूं मैं। अब नीचे क्या हो जाएगा? ट्वाइस ऑफ T3 कितना हो जाएगा? 2 टाइम्स ऑफ h3/g अप टू इन्फिनिटी। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं सर? कोई भी परेशानी हमको नहीं है। अब क्या, जो कॉमन निकल जाए वो ले लो, है ना। इसको छोड़ देना, यहां से हम कॉमन निकालना चालू करेंगे। तो जैसे हम कॉमन निकालने जाते हैं, हमको कुछ भी कॉमन तो मिल नहीं रहा, क्योंकि H1 है, H2 है, H3 है। तो दिमाग की बत्ती तुरंत जली, दिमाग की बत्ती तुरंत जली कि H1 इज इक्वल्स टू ई की पावर ट्वाइस ऑफ H है, H2 इज इक्वल्स टू ई की पावर 4 टाइम्स ऑफ H है, H3 जो है वो ई की पावर 6 होगा H है। ठीक है, क्या करेंगे? यहां वैल्यू पुट कर देंगे, तो फिर कुछ कॉमन निकलना चालू हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। तो चलिए यहां वैल्यू पुट करता हूं, मैं इसी को मिटा रहा हूं, यहीं वैल्यू पुट कर रहा हूं। ठीक है, चलो आ जाओ। ये कितना हो जाएगा? 2 टाइम्स ऑफ H1 की वैल्यू कितनी है? 2 टाइम्स ऑफ E² H/g। ठीक है ना। H2 की वैल्यू कितनी है? e की पावर 4h, H2 की वैल्यू है e की पावर 4h/g। और H3 की वैल्यू कितनी है? e की पावर 6h/g अप टू इन्फिनिटी। होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। ठीक है, आप कॉमन निकाल लें, आप कॉमन निकाल लें। इसको एज इट इज छोड़ो, इसको एज इट इज छोड़ो। अब देखो क्या क्या कॉमन निकल सकता है। 2 कॉमन निकल सकता है, अंडर रूट के अंदर 2gh कॉमन निकल सकता है, 2gh कॉमन निकल सकता है, 2gh कॉमन निकल सकता है। e की पावर 2 भी कॉमन निकल सकता है, e की पावर 2 यहां भी है, e की पावर 2 यहां भी है। क्लियर? चलिए, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो मुझे यार यहीं पे लिखना पड़ेगा, नहीं तो फिर दिक्कत फंस जाएगी। तो मैं क्या करता हूं, इसको फिर यहां से मिटाता हूं। ठीक है, इसको फिर यहां से मिटाता हूं और कॉमन लेना चालू करता हूं। क्या लेना चालू करता हूं? कॉमन लेना चालू करता हूं। आओ, ठीक है, चलिए इसको एज इट इज रखना है। आइए 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 आइए, यहां रखता हूं, देख देख के बढ़िया कॉमन लेता हूं। √2h/g प्लस, अब देखो क्या क्या कॉमन लेने हैं आपको, ये पूरी चीज कॉमन ले लेनी है ना। तो 2 टाइम्स ऑफ √2e² H/g, ये आपने कॉमन ले लिया ब्रैकेट में। अब बताओ क्या बचेगा? 1 प्लस 2 बाहर चला गया, √2 बाहर चला गया, h बाहर चला गया, g बाहर चला गया, e की पावर 2 बाहर चला गया, तो क्या बचा? सिर्फ और सिर्फ e² बाहर 1 प्लस e बचा। देखो 2 बाहर, अरे बाबा 2 बाहर कि नहीं, ये 2 बाहर, ये रूट के अंदर वाला 2 बाहर, रूट के अंदर वाला h बाहर, रूट के अंदर g बाहर, और e की पावर 4 थी, e की पावर 4 थी, जिसमें से आपने e की पावर 2 तो बाहर निकाल लिया, कॉमन निकाल लिया। अंदर क्या बचा? √e की पावर 2, √e की पावर 2, तो क्या बचेगा? सिर्फ और सिर्फ 1 प्लस e। सिमिलरली आप इधर देखो, इधर देखो, 2 बाहर चला गया,
√2 बाहर चला गया, h बाहर चला गया, g बाहर चला गया, और इसमें से e की पावर 2 भी तो कॉमन चला गया, क्या बचेगा? सिर्फ और सिर्फ e की पावर 4 बचेगा। ठीक है, जिसमें रूट लगेगा तो वो क्या बनेगा? e की पावर 2 बनेगा। तो ये हो गया प्लस e की पावर 2 अप टू इन्फिनिटी। सही कहा, सही कहा। अब देखो, अब फिर से देखो, आपके सामने ये एक जीपी बन रही है। क्या बन रही है? ये फिर से एक जीपी बन रही है जिसमें इन्फिनिटी तक टर्म्स जा रहे हैं। मतलब आपको यहां भी सम ऑफ n टर्म्स निकालना पड़ेगा, जहां पर n कहां है? n टेंड्स टू इन्फिनिटी है। क्लियर बात है? पक्का? चलो, कहाँ क्या करूं मैं, कहाँ जाऊं, किधर जाऊं, कैसे जाऊं, यहीं करना है सॉल्व मुझे, मैं यहीं रहूंगा, इसी स्लाइड पर रहूंगा, जाऊंगा नहीं कहीं। तो चलिए, टोटल टाइम इसको मैं मान लेता हूं कैपिटल T। टोटल टाइम T हो गया हमारा कैपिटल। क्या बचा? √2h अपॉन जी, ये बचा √2h अपॉन जी, प्लस कॉमन क्या लिया था वो लिखो, 2 टाइम्स ऑफ √2 e की पावर 2h बाय जी। यही कॉमन था हमारा, हाँ यही कॉमन था, यही कॉमन था। चलिए, सम ऑफ n टर्म्स, अब यहाँ पर साइड में सॉल्व करते हैं। सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला अभी आपको बताया था मैंने, a अपॉन 1 माइनस r होता है। इसमें देखिए a की वैल्यू क्या है? 1 माइनस r की वैल्यू क्या है? e, है ना। 1 में e मल्टीप्लाई किया, e बना, e में e मल्टीप्लाई किया, e स्क्वायर बना, e स्क्वायर में e मल्टीप्लाई करोगे e क्यूब बनेगा। तो यहाँ पर r क्या है? e है। तो सम ऑफ n टर्म्स कितना आया? 1 अपॉन 1 माइनस e। तो यहाँ पर हम पुट करते हैं 1 अपॉन 1 माइनस e। ठीक, पक्का? 100%? जी सर। अब आप ये देखिए, इसमें से कॉमन क्या निकल सकता है? इसमें से क्या कॉमन निकल सकता है? सर इसमें से कॉमन निकल सकता है √2h बाय जी, है ना। आइए सॉल्व करते हैं। चलिए, तो t इज इक्वल्स टू √2h बाय जी, तो कॉमन आ गया भाई, है ना। कोई परेशान नहीं होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं समझेगा इसको। अब बचा 1 प्लस 2 टाइम्स, अब अंदर बचा रूट के क्या? ई स्क्वायर। क्या बचा? ई स्क्वायर। रूट लग गया तो क्या बन जाएगा? ई बन जाएगा, है ना। तो 2e मल्टीप्लाई होगा 1 से अपॉन 1 माइनस ई बनेगा। अब इसको सॉल्व करेंगे। 1 माइनस ई प्लस 2e, 1 माइनस ई प्लस 2e, माइनस ई प्लस 2e क्या बनेगा? 1 प्लस ई अपॉन 1 माइनस ई। ठीक है, 1 प्लस ई अपॉन 1 माइनस ई। सॉल्व करूं? चलो, इसको सॉल्व करोगे आप तो ये बनेगा 1 प्लस ई अपॉन 1 माइनस ई। दिस इज द टोटल टाइम ऑफ मोशन। क्लियर है भाई? बहुत ही खतरनाक तरीके से हमने यहां तक अपने रिजल्ट को पहुंचाया, बट ये हमारे लिए एक आर्टिकल्स बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? हमारे लिए आर्टिकल्स बन जाएंगे। ये हमारे लिए फॉर्मूले बन जाएंगे जो हमें बार बार यूज करने होंगे। हम बार बार थोड़ी ना डिराइव करते बैठेंगे भाई। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए कराया आर्टिकल प्रॉब्लम बोल के, क्योंकि हर पॉइंट क्या है, इसका एक फॉर्मूला है, और आपको इसको क्या कर लेना है भाई? याद कर लेना है। क्वेश्चन आएगा, आपको सीधे सीधे फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है और आंसर की तरफ चले जाना है। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है बाबा? अच्छे से, बिल्कुल अच्छे से? जी सर, बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई है। ठीक है, चलिए, मैंने बीच बीच में चीज़ें मिटा दी हैं, है ना। जो लेक्चर कंटिन्यूसली देखेंगे उनको समझ में आएगा कि मैंने क्या चीज़ें हटा दी हैं, क्योंकि जगह की थोड़ी सी कमी थी, है ना। मैं पेज पलटना नहीं चाहता था, नहीं तो बार बार देखना पड़ता। ठीक है, चलिए, तो भाई इसी लेक्चर को हम इसी क्वेश्चन पर ख़त्म करते हैं। ये वो क्वेश्चन था जो बड़े दिल के करीब था मेरे, और मैं चाहता था कि इस क्वेश्चन को आपके तक लेकर आऊँ, तो मैं इस क्वेश्चन को आप तक लेकर आ गया हूँ। अब हम करते हैं इस लेक्चर को ख़त्म, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और अब हम जहाँ तक स्टार्ट करेंगे क्या? अपना रोटेशनल मोशन। ठीक है, रोटेशनल मोशन के लिए आप सब तैयार हो जाइए। बहुत बेहतरीन तरीके से हम रोटेशनल मोशन को डिस्कस करने वाले हैं। बिल्कुल बेसिक से चलेंगे, एकदम जीरो से हीरो बन जाएंगे। कोई लोड हमारे दिमाग पर नहीं आएगा और आपको पता ही नहीं चलेगा कब रोटेशनल मोशन आपके दिमाग में बैठ गया है और चैप्टर खत्म हो गया है। ठीक है, चलिए भाई, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक सावधान रहिए, सतर्क रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।